जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में जो हमारा लेक्चर नंबर 4 है सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट से रिलेटेड में हम कुछ और रूल्स को जानेंगे। इससे पहले हमारे 3 वीडियोस आ चुके हैं इसमें जिसमें हमने कम से कम 15-20 से ज़्यादा ही रूल्स को हमने डिस्कस कर लिया है। अब कुछ रूल्स इसमें हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद एक और लेक्चर आएगा जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी उसके बाद तो सिर्फ जनरल यूज़ वाले जैसे होते हैं वही टर्म्स रहेंगे, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा चलेगा 2-3 वीडियो और आएंगे इसकी। उसके बाद एक चैप्टर ही ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आपको ना किसी एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम हो, बड़ी से बड़ी एग्ज़ाम, छोटे से छोटा एग्ज़ाम, इस पार्ट को कभी भी नहीं पढ़ना पड़ेगा अगर आप इन 5-6 वीडियो जितने भी रहेंगे आप उनको देख लिए। ठीक है, तो एज़ यूजुअल इंट्रोडक्शन वही रहेगा कि आपका इस पार्ट से ग्रामेटिकल एरर के फॉर्म में क्वेश्चन आ जाते हैं। ग्रामेटिकल एरर होता है, हमको उसको सही करना होता है। दूसरा, फिल विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स, कोई गलत शब्द रहता है सेंटेंस में उसको हम सही करते हैं दिए गए ऑप्शन से। और तीसरा होता है, कोई हमको फिल इन द ब्लैंक्स वाला रहता है ना, फिल करने के लिए एक ब्लैंक मिलता है, उसको हम 4 ऑप्शन से फिल करते हैं जो करेक्ट फॉर्म होता है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कौन कौन से नए रूल्स हैं। ऐसा है, जैसा कि हम जानते हैं कि हमेशा से हम पहला जो हमारा रूल होता है, कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जिसमें हमको वर्ड्स को याद करना पड़ता है और उसके लिए हम एक छोटी सी कहानी कर लेते हैं, कोई ट्रिक समझ लेते हैं। तो वही हुआ, 3 वीडियोज में भी ऐसे रूल्स गए हैं और ये चौथा जो वीडियो उसमें भी एक ऐसा रूल है। ठीक है, तो अब देखते हैं रूल। रूल से पहले हम चलिए पहले का क्या है कहानी या कुछ भी जो भी ट्रिक है क्या है उसको हम जान लेते हैं। उसके बाद हम कहा देखेंगे क्या रूल है। मैं घर पर शॉर्ट्स में था। आप शॉर्ट्स तो जान रहे हो ना, हाफ लोअर या निकर, आप कुछ किसी को भी कह सकते हो शॉर्ट्स। मैं घर पर शॉर्ट्स में था तभी टाइडिंग्स, टाइडिंग्स के लिए बता दें आप वर्ड्स का मीनिंग यूज करते जाना। टाइडिंग्स मतलब खबर, मीनिंग लिखते जाना। टाइडिंग्स का मतलब होता है टाइडिंग नहीं, टाइडिंग्स का मतलब खबर होता है। टाइडिंग्स मिला कि स्कूल प्रिमिसेस, प्रिमिसेस तो आप जानते हो कि कैंपस होता है, परिसर, परिसर, परिसर में कुछ लोग आते हैं। पहले चलिए वर्ड्स का मीनिंग आप लिख लीजिए, उसके बाद आप अच्छे समझ पाएंगे। चैटल्स मतलब होता है हमारा पर्सनल, पर्सनल पोसेशंस, मतलब हमारे पास क्या है, संपत्ति। एक तरीके से आप लिख सकते हो संपत्ति, संपत्ति। ठीक है, और क्या आप जान, ट्राउजर्स तो आप जानते ही हो। स्पेक्टेकल चश्मा आप जानते हो। आल्स, आल्स मतलब दान होता है, डोनेशन। ठीक है, ये लिख लो। एनल्स, एनल्स मतलब कोई भी क्रोनोलॉजिकल, मतलब क्रोनोलॉजी को फॉलो करते हुए क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड हो, जहाँ क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड आप समझ सकते हो कि जैसे इतिहास है तो उसको डेट वाइज, कोई ऐसा रिकॉर्ड जिसमें डेट वाइज उसको लिखा गया हो, इस तरीके से होता है, उसको एनल्स कहते हैं। स्टॉकिंग्स तो आप जानते हो, गर्ल्स का, गर्ल्स के जो सॉक्स होते हैं जो काफ़ी लंबे होते हैं, लॉन्ग होते हैं, वही उनको हम लोग स्टॉकिंग्स कहते हैं। ठीक है, अब चलिए वर्ड्स तो आपके क्लियर हो गए। अब कहानी आपको इजीली समझ में आएगी, नहीं तो आपको वर्ड्स नहीं समझ में आते तो कहानी समझ में भी नहीं आती और रूल भी नहीं समझ में आता। ठीक है, टाइडिंग्स मतलब खबर, प्रीमिसेस मतलब परिसर, चैटल्स मतलब संपत्ति। चलिए कहानी में पढ़ते हैं। मैं घर पर शॉर्ट्स में बैठा था तभी टाइडिंग्स मिला कि स्कूल प्रीमिसेस में कुछ लोग आए हैं जिनके पास चैटल्स के नाम पर कुछ नहीं था। मैं तुरंत उठा और अपना ट्राउज़र स्पेक्टैकल्स पहना और उनको आल्म्स करने के लिए, कुछ गुड्स खरीदने के लिए मार्केट गया। वहाँ जाकर मुझे याद आया कि मुझे सिस्टर के लिए स्टॉकिंग्स लेना है। स्टॉकिंग्स एक वर्ड मैं यहाँ लिखना भूल गया, आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं सिस्टर के लिए स्टॉकिंग्स और रुक जाइए एक मिनट, और सीजर्स लेने हैं। सीजर्स तो आप जानते होगे ना, कैंची, तो ये भी एक वर्ड है, आप नोट कर लेना, ये भी पूरा उसमें है, स्टॉकिंग्स के साथ है, स्टॉकिंग्स एंड सीजर्स। सीजर्स भी आपको कैपिटल लेटर में लिखना है, ये भी एक वर्ड है जो आगे यूज़ होगा। ठीक है, तो मैं सिस्टर के लिए स्टॉकिंग्स और सीजर्स लेना है। मुझे पता था कि मेरे एक्सपेंडिचर का एनल्स मम्मी के पास होता है, इसलिए मैं ज़्यादा तो नहीं ख़रीदा, पर जब मैंने उन्हें सामान दिया तो उन्होंने मुझे थैंक्स बोला, जिससे मुझे काफ़ी खुशी मिली।
यहाँ जो मैंने यहाँ पे जब मैंने उन्हें उन्हें का जो यहाँ पे मैंने जिक्र किया है, उन्हें मतलब ये जो इधर कुछ लोग आए थे जिनके पास कुछ नहीं था, मत मीन्स बेगर्स कर सकते हो, ये वाले लोग जो यहाँ पे हम प्रीमिसेस में आए थे, कुछ लोग आए हैं ना, उनसे आप थोड़ा सा मैं भूल गया कुछ वर्ड्स लिखना, जिससे थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा, बट आप समझ लो कि इन्हीं जो यहाँ पे उन्हें का मैंने यूज़ किया है वो इन लोगों के लिए है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा क्या कहानी है। कहानी में है कि मैं घर पर जैसे एज यूजल आप भी बैठे रहते होगे अपने हाफ लोअर में या फिर शॉर्ट्स में, तो तभी इतना टाइडिंग्स मिलता, मतलब खबर मिलती है कि स्कूल प्रीमिसेस, स्कूल परिसर में कुछ लोग आए हैं जिनके पास चैटल्स मतलब संपत्ति के नाम पर कुछ नहीं है। तो मेरा मन किया कि उनको हम कुछ दान देते, तो मैं तुरंत उठा अपना ट्राउजर, जैसे बाहर जाते हो मार्केट तो आप भी पहनते हो ट्राउजर्स, स्पेक्टेकल्स और सब पहनते हो कि नहीं पहनते हो, तो ट्राउजर्स स्पेक्टेकल्स पहनना और उनको आल्म्स करने, आल्म्स मतलब मैंने बताया था दान, तो दान उनको दान करने कुछ कुछ गुड्स चाहिएगा, आखिर कुछ सामान खरीदोगे तभी तो दान करोगे, कैसे क्या दान दोगे उनको, तो वो सामान खरीदने के लिए आप तुरंत समझ लीजिए गए अपने ट्राउजर्स स्पेक्टेकल्स पहन के मार्केट गए। मार्केट आप वहाँ पहुँचे तो आपको याद आया कि सिस्टर के लिए स्टॉकिंग्स लेना है, ठीक है, और सीजर्स लेना है। ये हो गया। और मुझे पता था कि ऐसे एज यूजुअल होता है कि सबकी मम्मी अपने बेटों के पर्स में क्या कितना खर्चा कर रहा है, कहाँ खर्चा कर रहा है, सबका रिकॉर्ड रखती हैं कि नहीं, है ना। तो वही एनल्स, यहाँ पे मैंने एनल्स का उस तरीके से यूज़ किया है कि क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड आप दिमाग में रखो किसका मतलब ये होता है, बट यहाँ पे आपको याद करने के लिए, ट्रिक की वजह याद करने के लिए आप समझो कि रिकॉर्ड रखती हैं, बस इतने से मतलब रखो। अभी एनल्स का मम्मी के पास होता है तो इसलिए आप ज़्यादा पैसा खर्चा भी नहीं कर सकते हो, इसलिए जो भी आपके पास थोड़ा बहुत पैसा रहा तो आप उससे जो भी सामान खरीदे, और सामान खरीद के जब उन लोगों मतलब यहाँ जो लोग आए हैं उन लोगों को सामान आप दिए, तो वो आपको थैंक्स बोला, तो वो लोग थैंक्स बोले तो उससे काफ़ी खुशी मिली, मतलब आप उनको दान दिए, वो आपको थैंक्स बोले तो इससे आपको बहुत खुशी मिली। बस इतना ही था स्टोरी, खुद से भी रिलेट कर सकते हो, यहाँ कोई और नहीं, समझ लो आप ही गए, आप ही बैठे थे, आप ही गए, आपको याद आया कि ये लेना है सिस्टर के लिए, फिर वहाँ पे मम्मी को जानते हो एनल्स रखती थी, तो आप थोड़े पैसे यूज़ किए और आप उनको सामान उन लोगों को सामान जब ला के दिए तो लोग काफ़ी खुश हुए और आपको थैंक्स बोले, जिससे आपको बहुत खुशी मिली। बस इतना है कहानी, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि आपको शॉर्ट्स याद रखना, टाइडिंग्स लिखना है, प्रीमिसेस लिखना है, चैटल्स लिख के रख लो, ट्राउजर्स लिख लो, स्पेक्टेकल्स लिख लो, गुड्स लिख लो, आर्म्स लिख लो, स्टॉकिंग्स लिख लो, एनल्स लिख लो, थैंक्स लिख लो, और जो सीजर्स था, सीजर्स कैंची, ये लिख लो। इतने वर्ड्स लिख लो, आपको कहानी लिख ली, कहानी सिर्फ आपको दिमाग में रखना ताकि इन सारे वर्ड्स को आप रिलेट कर सको और आप इजली याद कर सको, बाकी आप वर्ड्स नोट कर लो, सबके लास्ट में यस है। तो अब रूल देखो क्या है, सम नाउन्स ऑलवेज यूज इन ए प्लूरल फॉर्म, देखो सब में यस लगा है कि नहीं, सब प्लूरल फॉर्म में यूज़ हुए हैं, ठीक है। और ऑलवेज टेक प्लूरल वर्ब, एक ऐसे प्लूरल नाउन्स है जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहते हैं और अपने साथ हमेशा प्लूरल वर्ब ही लेते हैं, तो इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब ही आएगा। जैसे कि आप ये नहीं कहोगे कि वेयर इज़ माई ट्राउजर्स, आप कहोगे वे, देखो वेयर इज़ माई ट्राउजर्स, आप इसको एग्जाम्पल में लिख सकते हो। ट्राउजर्स ये गलत है, एब्सोल्युटली रॉन्ग है, ये आर होगा ना कि इज होगा, ठीक है। तो ये जितने भी वर्ड्स मैंने पूरा कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है आप इसको नोट करोगे। अब ये कैसे नाउन्स है जो प्लूरल फॉर्म में हमेशा रहते हैं और हमेशा अपने साथ प्लूरल वर्ब ही लेते हैं, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। ये रूल देखिए, नाउन दैट्स इंडिकेट लेंथ, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनसे हमको पता चलता है कि लंबाई, मेजरमेंट, मनी कितना है, वेट कितना है, नंबर कितना है, इससे हमको कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो हमको इंडिकेट करते हैं किसी की लंबाई बताने में, किसी के कितना पैसा वो बताने में, कितना वेट है बताने में, कितने संख्या है वो बताने में, होता है कि नहीं। व्हेन ऐसे जब नाउन्स, ये सारे जो नाउन्स हैं, व्हेन प्रीसीडेड बाय अ न्यूमरल, ये इनके पहले जब अगर कोई न्यूमरल आया, इनके साथ कोई न्यूमरल मतलब 1 2 3 न्यूमेरिक वैल्यू, इनके साथ जब कोई न्यूमरल आता है तो दे रिमेन अनचेंज्ड इन फॉर्म, तो इनके फॉर्म में कोई चेंज नहीं होता है, जैसे ये रहते हैं वो वैसे ही रहेंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा अगर इनके पहले कोई न्यूमेरिक वैल्यू आ गई है। तो ऐसे कौन से नाउन है, फुट, फुट जानते हो, मीटर, लेंथ समझ लेते हो, पेयर, डोजन, डोजन कितना, 1 डोजन केला है, 2 डोजन केला है, हेड, हेड अभी मैं समझाता हूँ, पहले ईयर्स जानते हो, वर्ष का माप करते हैं, इतने ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, टाइम का, 100, 1000, मिलियन, मिलियन ये
आप जानते हो, 1000 जानते हो, 100 जानते हो सबका, कि सब मेजरमेंट के होते हैं, 1000 रुपीज़, 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स एंड ऑल, इस टाइप से यूज़ करते हो कि नहीं। और हेड वाला जो हुआ, हेड आपके लिए हो सकता है न्यू हो, हेड होता है ये हेड काउंट, इसे कहते हैं हेड काउंट यूज़ होता है। ये क्या हो, जैसे कि कोई स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स बैठे हुए थे, टीचर्स हेड काउंट कर लिया कितने स्टूडेंट्स हैं। आप यूज़ कर सकते हो इसको वर्ड्स में कि बिफोर गोइंग टू पिकनिक टीचर्स हेड काउंटेड द ऑल स्टूडेंट्स, हेड काउंट ऑल स्टूडेंट्स, इस टाइप से आप इसका यूज़ कर सकते हो। और मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है, आप अभी उसमें देखोगे तो ये बस समझ लो हेड काउंट नंबर का योग करता है, कि हेड मतलब सिर, समझ लो कुछ बच्चे बैठे हैं तो आप ऊपर से गिन लिए कितने सर हैं, क्योंकि एक बच्चे का तो एक ही सर है यार, होता है कि नहीं, कि दो होते हैं, एक ही होता है, तो उसी को हेड काउंट कहते हैं। तो हेड काउंट करके ईजिली हो जाता है आपका मेजरमेंट। आप एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं कि इट इज़ ए 3 इयर्स डिग्री कोर्स। इसमें आप देखोगे कि मैं क्या बताया था कि जहाँ पे मेज़र कुछ ऐसे नाउन्स है जो लेंथ, मेज़र और मनी वेट नंबर को इंडिकेट करते हैं, अगर उनके पहले कोई न्यूमरल वैल्यू आता है तो अपने फॉर्म में अनचेंज्ड हो जाते हैं, मतलब कि वो चेंज नहीं होता उनका फॉर्म। तो आप यहाँ देखोगे ईयर किसका माप करता है, मेजरमेंट करता है, टाइम का मेज़र कर रहा है कि नहीं, ये मैं देखो वर्ड मेजर है कि नहीं, मेज़र कर रहा है ईयर। तो यहाँ पे आप देखो थ्री न्यूमरल वैल्यू है कि नहीं है, तो आपका ये जो यस रहेगा ये रॉन्ग है, ईयर से नहीं ईयर होगा, 3 ईयर। क्या बताया था कि अगर कोई लेंथ करता हो, मेजरमेंट करता हो, मनी वेट और नंबर को इंडिकेट करता हो कोई नाउन, तो उसका जो फॉर्म रहेगा वो अनचेंज रहेगा। कब रहेगा, जब उससे पहले कोई न्यूमेरिक वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ 3 न्यूमेरिक वैल्यू है, इससे पहले तो अनचेंज है। फिर नेक्स्ट में देखते हैं, आई हैव 10 डोजेंस ऑफ शूज़। अब यहाँ पे देखो 10 जो है वो न्यूमेरिक वैल्यू है, और डोजन्स जो हमारा है ये इंडिकेट कर रहा है कि इतने दर्जन हमारे पास, 1 डोजन इज इक्वल टू 12 होता है, नंबर 12 नंबर आपको पता है। तो यहाँ पे आपका ये नंबर को इंडिकेट कर रहा, ठीक है, ये नंबर इंडिकेट कर रहा है। अब यहाँ पे यस कर लीजिए, ये यस को काट दीजिए, तो आपको इसलिए, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे ये मेज़र कर रहा है किसका है, कुछ नंबर का, कितने हमारे पास शूज़ हैं। जब 10 डोजन की बात किए तो 12 इंटू 10 120 शूज़ हो गए। तो उसी को अब जब हम देखा कि कोई भी हमारा जब नंबर को इंडिकेट करता है ना, तो उससे अगर पहले अगर हमारा कोई न्यूमरल वैल्यू आता है तो वह अनचेंज्ड हो जाता है फॉर्म में। तो पहले ये आप गलत था, बट अब सही हो गया जब हम यस को काट देते हैं, क्योंकि ये चेंज नहीं होगा अपने फॉर्म में, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टूल की तरफ। नेक्स्ट टूल क्या करता है कि होज ऑलवेज यूज फॉर द लिविंग पर्सनस। जहाँ भी जान की बात होगी कि हाँ जान है जिसमें लिविंग पर्सन, तो वहाँ पे हुज यूज होगा उसके लिए। और जहाँ पे लाइफलेस ऑब्जेक्ट की बात होगी, जहाँ पर ज़िंदगी जिसके पास ना हो, तो वहाँ पे विच वर्ड यूज होगा। एग्जाम्पल आप देखोगे तो विच फोटोग्राफ इज़ लाइंग देयर। तो फोटोग्राफ आप जानते हो कि पूछने का सेंटेंस का सेंस है कि पूछना चाह रहा है कि किसका फ़ोटोग्राफ है। अब फोटोग्राफ किसका होगा, तो एक फैमिली का किसी का पूछ रहा होगा, किसी मेंबर का किसका फ़ोटोग्राफ है। तो आप क्या कहोगे, कोई भी मेंबर आदमी का, चाहे वो डेड हो, तो अगर आपको कुछ दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि आदमी जब डेड हो जाता है तो लाइफलेस हो जाता है, तो क्या हम विच भी यूज़ कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। हुज मतलब ऐसी चीज़ जो जनरली लिविंग होते हैं, ठीक है। डेड की तो हम, अब कोई देखो, आप कोई वो ले लो का, एक लकड़ी ले लो, लकड़ी सूखी हुई लकड़ी, तो लिविंग नहीं है, ठीक है। आप फोटोग्राफ उसका ले लो, पेज ले लो, लिविंग नहीं है, बट आदमी लिविंग होता है। तो जब हम फोटोग्राफ पूछते हैं कि किसका फोटोग्राफ है, तब उसका मतलब हो जाता है कि हम लिविंग की बात कर रहे हैं। और जहाँ हमारा लिविंग की बात आएगी तो वहाँ पे हम विच नहीं यूज करेंगे, उसकी जगह हम हुज यूज करेंगे, हुज, ठीक है, जहाँ पे लिविंग की बात होगी। व्हाट बुक डू यू रीड, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से गलत हो गया। देखो बुक लाइफलेस ऑब्जेक्ट, तो उसको जब हम पूछने के लिए, हम उसको आंकने के लिए करेंगे क्या है, कौन सी बुक पढ़ रहे हो, तो उसके लिए हम व्हाट और या हुज का ना यूज़ करके हम विच का यूज करेंगे, ठीक है। विच बुक डू यू रीड। तो इस दिमाग में आप क्लियर कर लीजिए कि जब आप लाइफलेस ऑब्जेक्ट को पूछेंगे तो आप विच यूज़ करेंगे, और जब लिविंग पर्सनस के बारे में पूछेंगे कि हुज फोटोग्राफ इज देयर, देन यू विल यूज हुज फॉर द लिविंग एंड विच फॉर द लाइफलेस ऑब्जेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट टूल की तरफ। फोर्थ,
ईच द यूज्ड व्हेन टू सब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स। ये आप फोर्थ वाला बताने से पहले मैं बता दूं कि आप इजीली इसको बहुत ही ज़्यादा रे होता है आपके लिए कॉमन होगा, आप अक्सर मिस्टेक कर देते हो क्योंकि आपको डिफरेंस पता नहीं रहता कि आखिर वन अनदर और ईच अदर में डिफरेंस क्या है, क्योंकि दोनों ही एक होता है कि एक दूसरे से ऐसा कुछ रिलेट करने वाला वर्ड होता है इनका हिंदी में। तो कहाँ पे इनकी वो होता है यूज़ में कैसे डिफरेंस आता है और कैसे ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाते हैं, तो मैं इसमें आपको काफ़ी क्लियर हो जाएगा कि ईच अदर जो है आपका तभी यूज़ होगा जब चीज़ें दो हों केवल, मतलब दो ऑब्जेक्ट या दो सब्जेक्ट की बात की जाए तब ईच अदर होगा। ठीक है, दो पर्सन्स की बात हो राम एंड श्याम तब होगा। ठीक है, तब हमारा ईच अदर का वो आएगा यूज़। लेकिन वन अदर वहाँ पर यूज़ होता है जहाँ पे दो से एक्सीड हो गया, जैसे राम एंड हिज ब्रदर्स। ठीक है, हिज ब्रदर नहीं, हिज ब्रदर्स में जहाँ पे दो से ज़्यादा का भाव हो, ये दो होंगे तो ईच अदर, दो से ज़्यादा होंगे तो वन अनदर यूज होगा। जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हो, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास आर फ्रेंडली दे लव ईच अदर। तो वहाँ पे आप देखोगे ऑल द स्टूडेंट्स की बात हुई ऑफ द क्लास में दो बच्चे तो होंगे नहीं, और ठीक है स्टूडेंट्स दो स्टूडेंट्स होते नहीं, मोर देन दो होते हैं, तो उनके लिए ईच अदर यूज करना गलत है, क्योंकि ईच अदर कहाँ यूज़ होगा, यहाँ पर दो लोग होंगे, स्पेसिफिक दो ही होंगे, ना कि दो से ज़्यादा। ठीक है, और वन अदर चाहे दो तीन हो चार हो, दो से कितना भी ज़्यादा हो हमें वन अदर यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, वन अनदर। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि ईच अदर और वन अनदर में डिफरेंस क्या है। ईच अदर दो चीज़ के लिए यूज़ होता है और वन अनदर मोर देन टू चीज़ के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो चलिए हम फिफ्थ रूल्स को देखते हैं क्या है फिफ्थ रूल। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको तो आप एकदम रट जाना, सारे एग्ज़ाम में इजीली पूछता है, अक्सर आ जाते हैं। ये कोई रेयर वाला क्वेश्चन नहीं है कि नहीं पूछा जाएगा, ये रेयर नहीं कॉमन क्वेश्चन है, काफ़ी अक्सर पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो याद रखना कि हम प्रोनाउंस यूज़ ऑफ प्रोनाउंस ऑफ डिफरेंट पर्सन, तो पर्सन कौन कौन से होते हैं आप जानते हो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। इसको हिंदी में इजीली बहुत इजीली समझ आता है, फर्स्ट पर्सन कि आप खुद, सेकंड पर्सन आप जिससे बात कर रहे हो, जिससे, और थर्ड के लिए आप याद कर लो जिसके। ये तीन वर्ड से आपका पूरा तीनों पर्सन क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट मतलब खुद, सेकंड मतलब जिससे, और थर्ड मतलब जिसके, मतलब कि खुद आप हो जाओगे फर्स्ट पर्सन, जिससे आप बात कर रहे हो सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में आप बात कर रहे हो वो थर्ड पर्सन हो जाएगा। तो आपको आई होप कि क्लियर हो गया होगा पर्सन क्या होते हैं। तो आप ये तीनों पर्सन किस तरह अगर एक साथ यूज करने में एक सेंटेंस में, तो कैसे क्या अरेंजमेंट रहेगा, एक साथ कैसे यूज कर, कोई स्पेसिफिक अरेंजमेंट होना चाहिए ना इनको यूज़ करने के लिए। तो क्या कौन सा स्पेसिफिक अरेंजमेंट होगा इनको यूज़ करने के लिए, उसको हम देखते हैं यहाँ पे। जब आप कोई नॉर्मल सेंटेंस लिखते हो जिसका कोई स्पेसिफिक मतलब ना होता हो, एकदम नॉर्मल सा सेंटेंस हो, और उसमें आप कोई तीनों पर्सन एक साथ यूज करना हो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो आपका जो नियम रहेगा अरेंजमेंट, सबसे पहले सेकेंड पर्सन लिखोगे आप, फिर थर्ड पर्सन लिखोगे, फिर फर्स्ट पर्सन लिखोगे। इसको ईजिली याद कर लो कि नॉर्मल सेंटेंस में 231, नॉर्मल सेंटेंस में 231 मतलब पहले सेकंड पर्सन फिर थर्ड पर्सन फिर फर्स्ट पर्सन आता है। और जब आपको कोई गलती किए रहते हो ना, और उसको आपको कन्फेशन करना रहता है, आप उसको मानना चाहते हो किसी के सामने, आप उसको एक्सप्रेस करना चाहते हो, ठीक है, तब वहाँ पे आपका वो बस यही एक कंडीशन है जहाँ पे ये बदल जाता है। नहीं तो नॉर्मल सेंटेंस में आपका 231 वाला नियम ही चलता है कि 231 यूज़ होगा। और लेकिन जब आप कोई फॉल्ट कन्फेस करते हो तो वहाँ पे बदल जाता है, वहाँ पे हो जाता है फर्स्ट सेकेंड थर्ड, 123 हो जाता है, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन, आपका फॉल्ट कन्फेशन होता है। तो चलिए इसको एग्जांपल के उससे ईजिली समझते हैं, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। एग्जांपल क्या है, राम आई यू। अब यहाँ पे राम ये थर्ड पर्सन है आपका, ये आई एक मतलब खुद आप, तो ये फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन। तो मतलब कि सेंटेंस में क्या है, 3 1 और 2 के फॉर्म में यूज़ हुआ है, तो मतलब वैसे गलत हो गया क्योंकि हम दो ही तरीके से यूज ही कर सकते हैं, 231 और 123। तो देखो आप क्या है, हैव फिनिश्ड आवर स्टडीज़, मतलब काफ़ी कॉमन सेंटेंस की ये तीनों की बात कर रहा है कि वो तीनों अपना पढ़ाई ख़त्म कर चुके हैं। तो मतलब कि एक कॉमन नॉर्मल सेंटेंस है, कोई भी इसमें कन्फेशन नहीं है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, 231 का फॉर्म, मतलब यू फ्रंट पे चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, और आई
आई है वो हो जाएगा लास्ट में। तो इसको सही फॉर्म में क्या लिखा जाएगा, इसका सही फॉर्म होगा यू राम एंड आई। ठीक है, ये सही हो जाएगा, यू राम एंड आई हैव फिनिश्ड आवर स्टडीज़, ये सही शब्द होगा। अब दूसरा वो एग्जांपल देखते हैं, यू आई एंड ही आर टू ब्लेम, ये आपका कन्फेशन हो गया, फॉल्ट का कन्फेशन है, इसमें कन्फेशन का भाव है, कन्फेस कर रहे हो आप। तो यहाँ पे देखो क्या यूज किया है, 2 1 3, एकदम गलत। ये न तो नॉर्मल सेंटेंस वाले के तरीके से सही है और ना कन्फेशन वाले से सही है। तो यहाँ पे जब हम जान गए कन्फेशन है तो हम जानते हैं कन्फेशन में 123 का फॉर्मूला यूज़ करना है। तो क्या हो जाएगा, आई यू एंड ही आर टू ब्लेम। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंटली रूल है, याद कर लेना, एकदम जुबान पर रहना चाहिए, क्योंकि हर एग्ज़ाम में बहुत कॉमनली उसको पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये हमारा आज का लास्ट रूल है, क्या है, ये काफ़ी होता है, आप समझ नहीं पाते हो, आप जानते भी नहीं हो कि किसके साथ क्या यूज़ करना रहता है, कब किसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा, किसके साथ प्लूरल वर्ब यूज़ होगा। इस जब नॉलेज का लैक रहता है, हम नहीं जानते, तो हम कुछ भी यूज़ कर देते हैं। और सेंटेंस तो पढ़ने में ठीक लगता है, लेकिन बट उस गलत होता है, क्योंकि उसके साथ एक स्पेसिफिक वर्ड होते हैं जिनके साथ चाहे सिंगुलर ही होता हो या प्लूरल ही होता हो। तो आज मैं कुछ वर्ड्स का नाम बताऊंगा, फर्दर वीडियोज़ में इससे रिलेटेड कि किसके साथ कौन सा वर्ड यूज़ करना ही रूल्स आएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज इसमें क्या है। तो जहाँ पे मेनी है, जिस सेंटेंस में मेनी है या द नंबर ऑफ पहले रहे, उसमें उसको हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लेगा, इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ करना, मेनी है और द नंबर ऑफ के साथ, रट जाइए इसको। दूसरा क्या है, ए नंबर ऑफ और ए ग्रेट मेनी, इसके साथ प्लूरल वर्ब हमेशा यूज़ होगा। ठीक है, ए ग्रेट ऑफ और ए ग्रेट मेनी के साथ प्लूरल वर्ब हमेशा यूज़ होगा, कभी भी सिंगुलर नहीं आएगा। और मेनी ए और द नंबर ऑफ के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब रहेगा, इसमें इसके साथ कभी प्लूरल नहीं आएगा। तो एग्जांपल में देखते क्या है, मेनी अ मैन वर ड्रॉन्ड इन द सी। अब इसको आप पढ़ोगे तो आप मेनी मतलब जानते हो कई, तो सेंटेंस पढ़ने से लग रहा है ना सेंटेंस सही है कि मेनी ये मतलब मेनी मतलब कई आदमियों की बात कर रही हो रहा है यहाँ पे, तो वर तो सही होगा, वर लगना ही चाहिए, बट ये गलत है भाई, क्योंकि मेनी ये हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है, तो यहाँ वर नहीं वाज होगा। तो क्या हो जाएगा, मेनी अ मैन वाज ड्रॉन्ड इन द सी, कई आदमी उसमें सी में डुबा दिए गए। अब सेकेंड सेंटेंस क्या है, ए ग्रेट मेनी स्टूडेंट्स हैज़ बीन डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल। अब ये ग्रेट मेनी, यहाँ पे हम पढ़े हैं कि ये नंबर ऑफ हो या ये ग्रेट मेनी हो, उसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब ही यूज़ होगा। तो इसमें वर्ब कहाँ है, ये रहा हमारा वर्ब हैज़, तो हैज़ प्लूरल है नहीं, हैव होगा यहाँ पे, क्योंकि ये ग्रेट मेनी ऑफ यूज़ हो या ए नंबर ऑफ यूज़ हो, उसके साथ हमेशा ही हैव यूज़ होगा। ठीक है, और जब मेनी है और द नंबर ऑफ यूज़ होगा तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं एंड करूँगा, और फर्दर वीडियोज इससे रिलेटेड आती रहेंगी, इस पर बने रहिएगा। इस समय थोड़ी सी व्यस्तता है, एग्ज़ाम ही हम लोग का आने वाला है, इसलिए ज़्यादा वीडियोज़ नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन एग्ज़ाम के बाद आपको प्रॉपर वीडियोज़ मिलते रहेंगी, वो मैथ्स से रिलेटेड हो, साइंस से रिलेटेड हो, सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा कॉम्पिटिशन के वेब से, ताकि इतना ही पढ़ के आप कोई ना कोई डिसेंट जॉब तो ले सको। ठीक है, धन्यवाद।